नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर्स देखे थे, डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर्स देखे थे। ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस क्लास में, और पहले उसे देखें। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के टाइप्स क्या हैं, और इसके बाद हम वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट। देखो, कॉस्ट क्या है। कोई भी प्रोडक्ट है उसे बनाने में जितना खर्चा आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, इन सब के यूज़ करने से जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे उस प्रोडक्ट को तैयार होने में जितना भी खर्चा लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे लैंड के लिए हमें पे करना पड़ेगा, लेबर्स को भी पे करना पड़ेगा, कैपिटल्स के लिए भी पे करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को भी पे करना पड़ेगा। इतना खर्चा होने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार होता है। वो जो प्रीवियस जो खर्चा हुआ है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें ब्रेड बनाना है। ब्रेड बनाने के लिए हमें व्हीट चाहिए, वो हमें फार्मर से ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद एक लेबर लगाएंगे हम, उनको भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम कैपिटल्स खरीदेंगे, उसको भी पे करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर जाके हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा। जितना भी खर्चा हुआ एक ब्रेड बनाने में, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। फिर जब वो मार्केट में बिकेगा तो वो प्राइस के रूप में बिकेगा। कि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि कॉस्ट और प्राइस एक चीज़ है। मैं किसी दुकान में गया था, वहाँ पे एक आंटी ने कहा था कि इसकी कॉस्ट क्या है। टेक्निकली देखा जाए वो गलत बोल रहे थे, कॉस्ट नहीं था, उसे प्राइस बोलना चाहिए। बट मैक्सिमम देखा है कि लोग कॉस्ट और प्राइस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कॉस्ट के साथ अगर प्रॉफिट ऐड होता है, देखो जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट के साथ अगर प्रॉफिट ऐड होगा तो फिर जाके वो बनेगा प्राइस। जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का जो खर्चा है सिर्फ उसी की बात करेंगे तो वो सिर्फ कॉस्ट होगी। उसके साथ जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट को ऐड करती है, फिर जाकर क्या बनता है, प्राइस बनता है। ठीक है। जैसे इसे थोड़ा समझाने के लिए ये मैंने थोड़े से फॉर्मूले लिखे हैं, आपको अंडरस्टैंड होंगे। रिवेन्यू जो कि हमारी आय है, ठीक है, कितना खर्चा हुआ उसके साथ प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए, वो हमारा क्या बन जाता है, रिवेन्यू बन जाता है। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। इसमें मैथमेटिकली सिंपल टर्म्स की हैं कि माइनस को वहाँ कर दिया, प्लस को वहाँ कर दिया, हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना था। और इसी इक्वेशन से हमने क्या किया, कॉस्ट को निकाला। कॉस्ट को हमने लेफ्ट साइड लिख लिया और रिवेन्यू को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड। तो क्या हुआ, रिवेन्यू माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट को क्या निकाला, जितनी हमारी इनकम थी उसमें से हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया, वो हमारी क्या निकल गई, कॉस्ट निकल गई। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ऑटो वाला है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मतलब कि जितना भी खर्चा करता है गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए, उसमें तेल डलवाता है, तो वो क्या है, उसकी कॉस्ट है। जहाँ फिर वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, शायद उसने लोन पे लिया होगा ऑटो, तो वो सारा जो उसका खर्चा आ रहा है उस ऑटो को चलाने में, उसे हम कहेंगे कॉस्ट कहेंगे। पर वो जब वो शाम को कलेक्शंस करता है, वो क्या है, उसका रिवेन्यू है। ठीक है। उसमें जैसे पेट्रोल डलवाया, ठीक है, उसके बाद उसका जो ईएमआई के जो मतलब कि इंटरेस्ट देना है, उसे बैंक में लोन देना है, उसके लिए अलग से पैसा देखेगा। उसके बाद वो प्रॉफिट देखेगा अपना। इन दोनों को जो उसने खर्चा किया है, उसके बाद जो प्रॉफिट कमाया, उन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। अगर देखोगे उसने जितना खर्चा किया है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो टोटल उसने कमाई की है उसमें से उसको माइनस कर दी जाए, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। और कॉस्ट क्या होगी, जो ऑटो है उसकी टोटल जो इनकम है, ऑटो की जो टोटल इनकम है, वो उसमें से अगर प्रॉफिट माइनस कर दिए, जो उसका टोटल खर्चा आ रहा है खुद का, वो क्या होगा, कॉस्ट होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉस्ट क्या है। तो उसके बाद बात करते हैं कि कॉस्ट फंक्शन क्या है। कॉस्ट फंक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको ये इक्वेशंस देखनी होगी। कॉस्ट इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट। ये कभी कभार इक्वेशंस पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें कि इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज द कॉस्ट फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट से पहले एक आपको डायग्राम देखनी होगी अच्छे से कि ये एक्चुअल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है।
ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस की डायग्राम। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। उसके बाद जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो डिवाइड है इन पार्ट में, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन वन बाय वन को हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। ये सभी जो पार्ट्स हैं ये एक्सप्लिसिट के हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक्सप्लिसिट क्या है। तो एक्सप्लिसिट की जो डेफिनेशन है वो कहती है पेमेंट मेड फॉर परचेजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर फर्म फॉर प्रोडक्शंस ऑफ कमोडिटीज़। एग्जांपल्स देख लीजिए, वेज, रेंट, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल। एग्जांपल लेते हैं हम। मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ कैपिटल्स की ज़रूरत है, कुछ मशीनों की ज़रूरत है किराए पर। वो मैं किसी और फर्म से ले रहा हूँ, उसके लिए जो मैं पेमेंट दे रहा हूँ वो क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट से ही पता लग रहा है कि किसी अदर्स को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं एक मकान में रहता हूँ, उसका जो मैं रेंट पे करता हूँ वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके लिए जो मैं रॉ मटेरियल ख़रीद रहा हूँ किसी फार्मर से, उसके लिए जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक इकोनॉमिक्स है, उनका नाम है लेफ्टविच। उनका कहना था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दस पेमेंट विच फर्म मेक टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विस एंड गुड्स। मतलब कि ये एक ऐसी पेमेंट है जो कि आपको सर्विस लेनी हो या फिर आपको गुड्स लेने हो, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स मतलब किसी और से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बदले में आपको सर्विस मिलेगी या गुड्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, किराएदार। जैसे हम किसी घर पे रह रहे हैं, उसके लिए हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी सिंपल है, इसमें कुछ ये तो बिल्कुल अपोजिट है। इसके लिए क्या है कि ये जो डेफिनेशंस लेफ्टविच ने बोली है, उसने कहा है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और दस और कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। देखो, जैसे मैं दुकानदार हूँ, मेरी खुद की दुकान है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कोई कॉस्ट, एक्चुअल में वो कॉस्ट होती है बट मुझे वो फील नहीं होगी क्योंकि वो मेरी खुद की दुकान है, ठीक है। वो जो कॉस्ट है वो मुझे फील नहीं होगा क्योंकि वो मैं पे नहीं कर रहा हूँ। वो मेरी खुद की दुकान है और मैंने कोई लेबर्स नहीं रखा, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ और मैं खुद ही ऑनर हूँ, खुद ही लेबर हूँ, खुद की ही दुकान है। तो वो जो सेल्फ ऑन और सेल्फ एम्प्लॉय रिसोर्सेज हैं, तो उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। देखो एक और डेफिनेशन देखते हैं। प्रोड्यूसर यूज ऑन फैक्टर ऑल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर्स है वो खुद ही ऑन फैक्टर्स कर रहा है, उसको भी क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए आपकी खुद की बिल्डिंग है, आप उसके लिए क्या रेंट दोगे, नहीं दोगे। आपके खुद का रॉ मटेरियल है, उसके लिए आप क्या रेंट दोगे। जैसे कि एक फार्मर होता है, वो खुद वीट लेता है, वीट लगाता है, तो क्या वो उसके लिए पेमेंट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही काम करता है, खुद के लिए ही प्रोडक्शन करता है, तो उसके लिए वो पेमेंट क्यों करेगा। बट एक्चुअल में वो पेमेंट होती है, अगर किसी और को लेना हो तो वो कॉस्ट होगी उसके लिए, बट लेबर जो फार्मर्स है उसके लिए वो कॉस्ट नहीं होगी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये सेल्फ ओरिजिनल कॉस्ट होती है। एम्प्लॉय ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करता है। प्रोड्यूसर डू नॉट मेक ऑन कैपिटल, ठीक है, और सैलरी फॉर ऑन सर्विस एज ए मैनेज ETC। देखो, कोई प्रोड्यूसर्स है, वो खुद काम कर रहा है, वो कोई कैपिटल्स पे पैसे नहीं दे रहा है, कोई रेंट नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है किसी को, वो खुद ही काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो सेल्फ ओन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या क्या आता है। जो मैंने पीछे डायग्राम बताई थी आपको, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट। थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर लीजिए। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ फिक्स लिखना भूल गया, यहाँ लिख लेना आप कि टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इज़ द फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। मान लो कि आप बिल्डिंग है आपकी, आपका लैंड है, आप कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो वो फिक्स रहेगी, उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो लैंड है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे देख लो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं,
उनमें कोई चेंज नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसे अगर आप टेबल्स में देखोगे इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी 10 10 10, क्योंकि इसका नाम ही फिक्स्ड है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से होगी, TFC इस तरह से होगा वर्टिकल, और इन्फिनाइट की इस तरह से होगा, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल की लाइन में होगा ये। तो इसे आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो ये टेबल है टोटल फिक्स कॉस्ट का, टोटल फिक्स कॉस्ट का ये टेबल है, इससे आप अंडरस्टैंड करोगे। देखो आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, पर जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये कांस्टेंट है, जो कि हमने डायग्राम में देखा था वो इस तरह से, जो फिक्स कॉस्ट थी वो इस तरह से थी, हॉरिजॉन्टल थी बिल्कुल, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल थी, ठीक है। तो ये क्या है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट की आपने ये डायग्राम, ये टेबल देखा, देखो ये हर चीज़ कांस्टेंट है इसकी, 0 पे भी 100 है, 1 पे भी 100 है, 2 पे भी 100 है, ये आगे हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है। द पेमेंट मेड ऑफ एक्वायरिंग द वेरिएबल फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने पहले भी देखा है कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं जो चेंजेबल होते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या, कौन सी कॉस्ट हुई, वो कॉस्ट जिसमें चेंज आता रहता हो, जैसे व्हेन आउटपुट चेंज हो उसके साथ साथ कॉस्ट में भी चेंज आए। जब आउटपुट इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट में भी इंक्रीज़ होगी, जब आउटपुट डिक्रीज़ होगी तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी, जब आउटपुट ज़ीरो होगी देन कॉस्ट इज़ आल्सो ज़ीरो। तो इट्स डिपेंड ऑन आउटपुट कि वेरिएबल फैक्टर कैसा होगा। देखो वेरिएबल फैक्टर्स रॉ मटेरियल हो गया, जैसे लेबर्स होगी, फ्यूल हो गया, ये चेंज होते रहते हैं, तो इसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसके कुछ और नाम हैं, जैसे प्राइमरी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, ये इनकी नाम है अलग अलग। एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी कॉस्ट किसे कहते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और अच्छे से समझने के लिए ये टेबल देखना होगा, इससे आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। देखो ये आउटपुट है, जब आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब 3 से 2 पे गया तो 24 से 18, जब ये आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो रही है। जब आउटपुट ज़ीरो है तो इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है, ठीक है। अगर डायग्राम में देखें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से चलता है, देखो इसकी जैसे से आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो स्पीड है ये भी धीरे धीरे कम हो रही है। पहले 10 का फ़र्क था, फिर 8 का हो गया, फिर 6 का हो गया, फिर 4 का हो गया। देखो ये पहले बहुत स्पीड पे चल रहा था, ठीक है, हाई स्पीड में चल रहा था, इंक्रीजिंग रेट पे चल रहा था। उसके बाद ये थोड़ा डायमेंशन हो गया, उसके बाद थोड़ा और स्लो कम हो गया, तो लास्ट में बिल्कुल ही कम हो गया। जो इसकी स्पीड है वो कम आने लगती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, पर ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। आउटपुट इंक्रीज़ होगा, फिर से वही जो लाइन लिखी थी हमने कि आउटपुट इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अगर आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा, अगर आउटपुट ज़ीरो होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा, ठीक है। इस डायग्राम से आपको ईजी से अंडरस्टैंड होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है। अब बात करते हैं हम टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या है, जो हमने पहले टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ी थी या टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी, उन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू बनती है हम उसको क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। अब हम टेबल देखेंगे, टेबल से आपको इजी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो टेबल में सिंपल लिखा है कि मैंने आपको बताया था कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो एक जैसी रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये चेंजेबल रही। अब इन दोनों को ऐड करके जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा टोटल कॉस्ट बनेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखें इसे, 10 + 10 20 टोटल कॉस्ट हो गया, 10 + 18 टोटल कॉस्ट हो गया 28। टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। मैंने ये पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मार्जिनल क्या होता है। टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। देखो 10 और 20 के बीच में 10 का फ़र्क है, 20 और 28 के बीच में 8 का फ़र्क है। इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आपको सिर्फ इसमें ये देखना है
कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेबल है। दोनों को जब हमने ऐड किया हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल गई। ठीक है, आप सबको ट्राई करें प्लस कर करके, यही सेम आएगा। जैसे आउटपुट आगे आगे चल रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, पर उसकी जो, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है टोटल। तो ये है टेबल से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो आउटपुट था उससे जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। एक बार फिर से देख लें आप कि जो हमने फिक्स कॉस्ट देखी थी जो 10 था उसको डिवाइड करेंगे हम आउटपुट के साथ, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसे हम टेबल में अच्छे से देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देख लें कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। इसमें हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे और उसके साथ हम आउटपुट के साथ डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे दी जाएगी और आउटपुट दे दिया जाएगा और बोलेंगे आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ईजी से निकल जाएगी अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो जैसे हमने टोटल कॉस्ट में हमने क्या किया था, टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड किया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट निकाला था। उसी तरह से हम एवरेज कॉस्ट में क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट लेंगे, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने समझ लिया था, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपने समझ लिया। अब हम टेबल देखेंगे, उससे आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। पहले जो टेबल था उसमें हमने ये देखा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, उसके साथ साथ टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है। हमने इन तीनों चीज़ों को पहले ही पढ़ लिया है, कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया था। फिर हमने ये डेफिनेशन देखी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए और आउटपुट चाहिए। और आउटपुट देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए थी और साथ में आउटपुट चाहिए था। हमने क्या किया, टोटल फिक्स कॉस्ट को ऊपर लिखा और डिवाइडेड बाय नीचे आउटपुट जो था 0 था, इसको हमने डिवाइड किया, जो हमारी वैल्यू आई वो ये आई। उसके साथ में हमने एक और चीज़ देखी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए था, वो हमने 90 लिखा, उसके साथ साथ आउटपुट जो था उसके साथ 1 था, तो हमने डिवाइड किया, 90 आ गया। फिर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐड किया, जो वैल्यू है वो हमारी क्या आई, एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक और देख लेते हैं। देखो, हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए क्या चाहिए था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए था, वो हमने लिया 100। ठीक है, उसके साथ साथ हमने जो आउटपुट लिया वो 4 लिया, उसको डिवाइड किया, जो हमारी वैल्यू है वो 25 आई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमारे पास क्या है 300, उसको डिवाइड किया 4 के साथ, जो हमारी वैल्यू है वो क्या आई 75 आई, सॉरी हाँ 74 आई, 75 वैल्यू आई, जब हमारी वैल्यू 75 आई, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारा जो एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों निकल गए। तो यही था कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी मैंने सभी आपको बताई। आप इस सारे टेबल को सॉल्व करें जिससे आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। अगर आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं तो आपको डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। थैंक यू।